Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the last chapter of the part A, that is foreign exchange rate, chapter number 11. Topic covered in this video, that is foreign exchange and define a foreign exchange rate, flexible and fixed exchange rate, manage floating and foreign exchange market. So students, we are going to start our last chapter of part A of macroeconomics, that is chapter number 11, foreign exchange rate. Now we are going to start the first define of foreign exchange and foreign exchange rate. Now we are going to start from the first foreign exchange. Foreign exchange refers to the foreign currency. Foreign exchange का मतलब क्या होता है? Foreign currency. The stock of the foreign exchange with the country refers to the stock of all the currencies with the RBI at a point of time. जितनी फॉरेन करेंसी विद आरबीआई के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. Now we are going to do the next define, that is foreign exchange rate. The rate at which the domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate. जिस रेट पे जो डोमेस्टिक करेंसी बाहरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज मतलब स्टॉक जो हमारा आरबीआई के पास है फॉरेन करेंसी का, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का वो क्या होता है? जो एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है. जैसे रुपी जो $1 इस इंडिया रुपी में कितने में चेंज होगा? ₹50. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सचेंज रेट है जो हमारा, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. Flexible and fixed exchange rate. So we are going to start first from the flexible exchange rate. Flexible exchange rate का मतलब क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरविजन नहीं होती डायरेक्टली. इसमें फ्री जो है, जो डिमांड, जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो फ्रीली काम करती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की कोई भी इंटरविजन नहीं होती. द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, जिसमें डिमांड और सप्लाई फ्रीली वर्क करती है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. द रेट एट विच demand for the foreign currency is equal to the supply is called par rate of exchange or exchange rate of इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें डिमांड और सप्लाई अफेक्ट करती है रेट ऑफ एक्सचेंज को. तो सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज बोथ in a demand and supply. So we are going to start from the demand for the foreign exchange. Demand for the foreign exchange में you are going to remember that जो rate of exchange rate और डिमांड का जो रिलेशन है दैट इज़ नेगेटिव. मतलब जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी. और जब रेट क्या होगा तुम्हारा? कम होगा. रेट ऑफ एक्सचेंज जब कम होगा तो डिमांड क्या होगी तुम्हारी? ज़्यादा. बिकॉज देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड. और जो इसकी स्लोप है वो हमेशा क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी. सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है तुम्हारा? बढ़ रहा है. रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बढ़ रहा है तो तुम्हारी डिमांड भी क्या होएगी? तुम्हारी कम हो जाएगी. उसे हम दैट उसका मतलब क्या हुआ? डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज अ सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. इसमें भी क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी, और जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. और जो इसकी स्लोप है वो क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है. ये आपने सारा +1 में किया भी हुआ, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर विद द रेट ऑफ एक्सचेंज. So we have completed determination of flexible exchange rate and the demand and the supply of foreign exchange. Now our next question is equilibrium rate of exchange. Now equilibrium exchange rate, in this question, first of all we have studied equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो. एट पॉइंट आर देयर इज एट पॉइंट आर जो हमारा है एट ओ आर, और ओ के क्वांटिटी पे ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है? हमारी इक्वल है.
नाउ जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा फ्रॉम OR टू OR1, तो हमारे पास इकॉनमी में क्या आ जाएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई। मतलब जब इक्विलिब्रियम के ऊपर आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेस ऑफ सप्लाई। और हमने आना किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है। इसके लिए हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को कम करना पड़ेगा। और रेट ऑफ एक्सचेंज कब तक कम होता जाएगा, जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने के बाद वही हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। नाउ एट पॉइंट ओ आर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हमारा इक्विलिब्रियम से अगर हम नीचे चले जाते हैं तो एक्सेस ऑफ डिमांड आ जाती है। मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे तो दैट इज एक्सेस ऑफ सप्लाई, और जब नीचे आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये एक्सेस ऑफ डिमांड। अब एक्सेस ऑफ डिमांड कब आती है इकॉनमी में, जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हमारा OR और OR2। जब हम OR2 पे आ जाएंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बट हमने रहना किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहना है। इस करके हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाना पड़ेगा। ये रेट ऑफ एक्सचेंज कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाते। आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। सो ऑन द OX एक्सिस क्या है आपके, सप्लाई एंड डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। ऑन द OY एक्सिस आपने क्या लिखना है, रेट ऑफ एक्सचेंज। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OR आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, और OQ आपका क्या है, OQ अपना सप्लाई एंड डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी है। फिर आपने वही लिखना है कि जो सप्लाई का हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डिमांड का आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है। OR और OQ हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड डिमांड है। और E हमारा जो है, E पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। उसके बाद आपने एक्सेस ऑफ सप्लाई की सिचुएशन एक्सप्लेन कर देनी है हेडिंग देके, एंड नेक्स्ट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सेस ऑफ डिमांड। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ऊपर जाते हैं देन देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई, और जब इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई और रेट ऑफ एक्सचेंज का पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो हमने अभी पीछे किया है। तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज को कम करना पड़ेगा। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे जब आएंगे तब क्या होगा, एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी। एक्सेस ऑफ डिमांड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, क्योंकि डिमांड और रेट ऑफ एक्सचेंज का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इस करके रेट ऑफ एक्सचेंज जब बढ़ेगा तो हम लोग अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। सो ई इज़ अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी and the supply for the foreign currency are equal. So we have completed the determination of equilibrium exchange rate. This is very important question from the board point of view. Now next is the impact of change, impact of change, increase or decrease in the demand and supply. अब जो चेंज आया है उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपने डिमांड में भी बताना है और आपने सप्लाई में भी बताना है। सो वी आर गोइंग टू, देयर आर 4 कंडीशंस, 2 of demand and 2 of supply. So we are going to start first from the demand. So first we are going to start the first situation, that is increase in the demand for the foreign currency. हम first situation में क्या करने लगे, increase in the demand for the foreign currency. जब foreign currency की demand बढ़ जाती है तो क्या होगा. So in the +1 you have studied the 13th chapter, market equilibrium. In that chapter I have told you that when the demand is asked to you, you have to draw the supply diagram. So look at this diagram carefully. ये किसका डायग्राम बनाया हुआ है, सप्लाई का, और सप्लाई का डायग्राम बना के आपने सप्लाई को कांस्टेंट रख देना है। आपने इफेक्ट किस में दिखाना है, डिमांड में दिखाना है। सो हेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द इंक्रीज। सो डिमांड क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है फ्रॉम D to D1। और इन दिस सिचुएशन क्या होगा, हमारा डॉलर हमेशा क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा, और रुपी हमेशा क्या करेगा, डेप्रिशिएट। मतलब पहले जो डॉलर है वो पहले कितने का मिल रहा था हमारे को, 60 का, और अब कितने का मिलेगा, 70 रुपीज़ का, जिस करके हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या करेगी, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री की वैल्यू कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर करेंसी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मतलब डॉलर हमारा एप्रिशिएट कर रहा है और रुपी क्या कर रहा है, हमारा डेप्रिशिएट, when there is increase in the demand for the foreign currency.
So next is second situation of the demand, that is decrease in the demand for the foreign currency. सारा डायग्राम सेम है, सिर्फ आपने एरोज चेंज कर देनी है और नीचे वाले पॉइंट्स चेंज कर देने हैं, बाकी सारा डायग्राम हमारा सेम है. हम डिक्रीज दिखा रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है. डिक्रीज मतलब हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो रही है. डिमांड किसकी कम हो रही है, फॉर द फॉरेन करेंसी, जिसमें रुपी इसमें क्या करेगा, हमारा एप्रिशिएट करेगा. रुपी क्या करेगा, हमारा एप्रिशिएट, और डॉलर क्या करेगा, हमारा डेप्रिशिएट. मतलब पहले डॉलर कितने का मिल रहा था, 60 का, और अब कितने का मिल रहा है हमारे को, 50 का. सो इन दिस सिचुएशन रुपी इज गोइंग टू बी एप्रिशिएट, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी. सो वी हैव कंप्लीटेड अ डिमांड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड सिचुएशन, दैट इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. नाउ आपको सप्लाई पूछी गई है, तो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिमांड. सो अब ये देखो, ये डिमांड का डायग्राम है. आपने डिमांड को कांस्टेंट रख के अब सप्लाई में इफेक्ट दिखाया है, तो सप्लाई हमारी इंक्रीज़ कर रही है, तो जब भी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो नीचे की तरफ शिफ्ट करती है. सो इन दिस सिचुएशन जो है, रुपी हमारा क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा, और डॉलर क्या करेगा, हमारा डेप्रिशिएट. मतलब पहले डॉलर कितने का मिल रहा था, हमारा 60 का, और अब कितने का मिल रहा है, वो 50 का. सो रुपी जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा एप्रिशिएट कर रहा है. सो इन नेक्स्ट सिचुएशन इज डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. इसका सारा डायग्राम सेम है, बस इसकी थोड़ी सी आपने R1 ये क्वांटिटी को चेंज करना है. और अब हमने वहाँ पे नीचे की तरफ गए थे, हम राइटवर्ड गए थे, अब हमने अपवर्ड करना है. तो जब डिक्रीज होता है तो सप्लाई अपवर्ड मूव करती है, जिसमें अब डॉलर क्या करेगा, हमारा एप्रिशिएट, और रुपी क्या करेगा, डेप्रिशिएट. मतलब डॉलर महंगा हो जाएगा एज कंपैरेटिव टू रुपी. In this all four situation, you are going to explain the main point, that is appreciation and depreciation, और second that you are going to draw the diagram प्रॉपरली. ये दोनों चीज़ें आपने इसमें अच्छी तरह प्रॉपरली ध्यान देना है कि डायग्राम प्रॉपर लेबल होना चाहिए, और स्पेशली इसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन प्रॉपरली एक्सप्लेन की होनी चाहिए. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, now we have completed the flexible, now we are going to start the fixed exchange rate. In the flexible you have studied that the market जो है, market में supply and demand market को control करती है, but in fixed exchange rate इसमें सारा का सारा कौन सेट एंड मेंटेन करता है, गवर्नमेंट करती है एट अ पर्टिकुलर लेवल. इसमें कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट करता है एट अ पर्टिकुलर लेवल. द गवर्नमेंट में सेट इट एट द हायर और द लोअर द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है, चाहे वो हायर रखे इक्विलिब्रियम से, चाहे वो क्या रखे, लोअर रखे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द व्हेन द गवर्नमेंट हायर इक्विलिब्रियम रेट को सेट करती है तो हमारी इकॉनमी में क्या आता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हम ऊपर जा रहे हैं. जो P से Q है हमारा, एक है एक्सेस ऑफ सप्लाई, मतलब जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा. जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तब इकॉनमी में हमेशा क्या आएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई. मतलब जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर रखती है, हमारा रेट रखती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो एक्सचेंज रेट ऊपर रखेगी, तब इकॉनमी में हमेशा क्या आएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा. ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज ई पॉइंट. जब भी हमारे इकॉनमी में हायर होगा, जब भी गवर्नमेंट हायर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर जाएगी, तब हमारी इकॉनमी में क्या आ जाएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई. सो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो इकॉनमी में क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई. तो OR हमारा एक्सचेंज रेट था, और OR1 हमारा एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, और यहाँ पे US डॉलर एक्सचेंज रेट कितने का हो गया, 60 का, और पहले कितने का था, वो इक्विलिब्रियम रेट पे कितने का था, वो 50 का था. थर्स अ वैल्यू जो जब भी हम ऊपर आएंगे तब भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई आएगी, तब हमारी इकॉनमी में रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डीवैल्यूएशन की जाएगी. गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, डीवैल्यूएशन कर देगी. किसकी वैल्यू, जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो कि इंडियन रुपी है, गवर्नमेंट क्या है, डेलिब्रेटली क्या कर रही है, लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जानबूझ के जो हमारी डोमेस्टिक वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या कर दी है, कम कर दी है.
सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उसे इस करके जब भी एक्सेस ऑफ इकॉनमी आएगी तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंडिया की रुपये की वैल्यू को कम कर देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन. नाउ वी आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या क्या मतलब क्या होता है? करेंसी अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ domestic currency reduce in the international money market because of the market forces and the government play no role whatever. So इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. डिमांड और सप्लाई भी किस कंट्री की वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को क्या करती है, कम और ज़्यादा करती है. डीवैल्यूएशन होती है वो डेलिबरेटली कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ताकि वो बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट. और जो मार्केट फोर्सेस है उसमें कोई भी प्ले नहीं करती. मतलब इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसमें किसका कंट्रोल होता है, मार्केट फोर्सेस का. सो इम्प्लीकेशन और डीवैल्यूएशन. जब भी इकॉनमी में डीवैल्यूएशन आती है तो इकॉनमी में क्या आ जाती है, एक्सेस ऑफ सप्लाई. एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब सप्लाई क्या है, ज़्यादा है फॉरेन करेंसी की. तो दिस वुड लीड्स टू फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. हमने कहा आना इक्विलिब्रियम पॉइंट में, तो इसको किसका मतलब है, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो इन दिस सिचुएशन जो वेरी पर्पस ऑफ डीवैल्यूएशन मस्ट बी लॉस, जो गवर्नमेंट का मोटिव था डीवैल्यूएशन का, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और इट इज़ देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व द एक्सेस ऑफ सप्लाई. जब भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई आएगी तब इकॉनमी में गवर्नमेंट क्या करेगी, ओन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. द गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, जिससे जो गवर्नमेंट रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. मतलब जब भी एक्सेस ऑफ सप्लाई आएगी गवर्नमेंट परचेज करेगी फॉरेन करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिससे हमारे जो रिजर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट जो है हायर करती है इक्विलिब्रियम प्राइस से. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, दैट इज़ लोअर देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. अभी हमने हायर पढ़ा था, अब लोअर. जब गवर्नमेंट लोअर कर देगी तब क्या होगा, तब इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आ जाएगी. क्या आ जाएगी, एक्सेस ऑफ डिमांड. जहाँ पे हमने डीवैल्यूएशन करा था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देगी एज़ कम्पेरेटिव टू अनदर कंट्री. ये भी गवर्नमेंट की मर्जी होती है. और इन द एप्रिसिएशन इसमें मार्केट फोर्सेस का काम करता है. मतलब द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट. जब एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट के हम नीचे आ जाएंगे, तब जब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब क्या करेगी, डेलिबरेटली क्या करेगी, रेज्ड कर देगी. क्या करेगी, इंडियन रुपी की वैल्यू को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन. ना इम्प्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन. जब भी रीवैल्यूएशन आती है तब इकॉनमी में क्या आती है, एक्सेस ऑफ डिमांड. और आरबीआई मस्ट फिल देयर एक्सेस ऑफ डिमांड बाय रिलीजिंग दिस सप्लाई फ्रॉम इट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब उसमें गवर्नमेंट ने परचेज किया था, इसमें गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी. मतलब मार्केट में रिलीज़ कर देगी अपनी फॉरेन करेंसी को, ताकि वो एक्सेस ऑफ डिमांड को इकॉनमी में सही कर सके. मतलब जब भी डीवैल्यूएशन आएगी तो एक्सेस ऑफ सप्लाई आएगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज करेगी. जब भी रीवैल्यूएशन आएगी तब गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा एक तो पहले इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आएगा और गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगा, रिलीज़ करेगा अपना फॉरेन रिजर्व्स को. सो वी हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. दैट जो फिक्स्ड है वो दो तरह की होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और बेरेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इसमें जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी दैट इज़ डन बाय द गोल्ड. एंड इन दिस मतलब एक करेंसी को दे आर कंसिडर द मेन करेंसी, उसको गोल्ड के साथ कंपैरिजन करके मतलब एडजस्ट करके हम लोग उसको एक वो बना लेते हैं एक्सचेंज रेट, उससे हम लोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेबल पैक सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू लर्न द डिफाइंड and you are going to cram this question like this only, both, that is gold standard system of exchange rate and an adjustable peg system of exchange rate. So we are going to start our next question, that is manage floating. In the banking chapter I have told you what do you mean by manage floating. मैंने आपको manage floating का meaning भी बताया था. Manage floating is a system of floating exchange rate in which there is occasionally intervention by the central bank to influence the float or manage the float. It is also called a dirty floating. मतलब मैनेज फ्लोटिंग कौन करता है, आरबीआई करता है. आरबीआई क्या करता है, या तो सेल करेगा या तो क्या करेगा, परचेज करेगा, ताकि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ताकि जो मार्केट इंटरनेशनल मनी मार्केट
मार्केट में हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, कम ना हो. सो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लोटिंग. इसका दूसरा नाम क्या है, डर्टी फ्लोटिंग. सो एक मनी फ्लोटिंग क्या है, एक टूल है जो इम्प्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक है ताकि वो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी को विद इन द डिजायर लिमिट रख सके इवन व्हेन द एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जबकि जो मार्केट एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमिन करे, मार्केट फोर्सेस दैट की डिमांड एंड सप्लाई. जो मैंने फ्लोटिंग में बी कॉल्ड मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड फ्लैक्सीबल है. मैंने जो फ्लोटिंग है उस जो दोनों का मिक्सचर है, फिक्स्ड और फ्लैक्सीबल का. इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू एलिमेंट्स. इट इज़ कंप्राइज एलिमेंट ऑफ फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट एज द एक्सचेंज रेट प्राइमली डिटरमिन बाय. पहले अगर वो फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट से है तो उसको कौन डिटरमिन करेगा, फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड. और इसी तरह अगर फिक्स्ड में करेगा, फिक्स एक्सचेंज रेट में करेगा तो उसको मॉडरेट कौन करेगा, बाय द इंटरविजन ऑफ RBI. नेक्स्ट इज जब भी इकॉनमी, नाउ हाउ डज द सेंट्रल बैंक exercise its influence on the float and market exchange rate. जब भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी तो वो हमेशा सेल करेगी फॉरेन करेंसी को ताकि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ सके. और जब भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई आएगी तब वो क्या करेगी, परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को ताकि हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम पे आ सके. इस तरह से वो जो RBI है वो मतलब फॉरेन एक्सचेंज को इक्विलिब्रियम पॉइंट तक लेके आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड. हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों डिमांड करते हैं, मतलब जितनी भी ट्रांसैक्शंस हैं हम लोग किस में कर रहे हैं, डॉलर्स में. और इससे इंडिया से पैसा जो भी है जाएगा, मतलब जाएगा मतलब हम जब भी दूसरी कंट्री में जितनी भी ट्रांसैक्शंस करेंगे वो हम लोगों को रुपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में, और हमारी कंट्री से पैसा जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. जब भी हमें किसी कंट्री का लोन लिया है तो हमें उसे रुपी में नहीं देना होगा, हमें उसे किस में देना होगा, डॉलर में देना होगा. इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अगर मुझे किसी भी बाहरली कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं रुपी में नहीं करूँगी, तो मैं किस में करूँगी, मैं डॉलर में. दैट्स वाई आई एम डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज. मतलब हम कब फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को जब भी डिमांड करेंगे तब रुपी किस में कन्वर्ट होगा, डॉलर में, और हमारी कंट्री से पैसा जाएगा. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट. जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं तब भी हमें किस में उसको पैसा देना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा. डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड तब भी डॉलर में. ग्रांट एंड डोनेशन, पेमेंट ऑफ द इनकम और स्पेकुलेटेड ट्रेडिंग. इसमें से आपने कोई भी 4 पॉइंट लर्न करने हैं. बस आपने ये देखना है कि जब डिमांड, वाई फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड करते हैं, तब मेन पॉइंट यही है कि आप इस टाइम पे रुपी इज़ गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द डॉलर और हमारी कंट्री से रिजर्व्स जा रहे हैं. ना नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसमें हमारी कंट्री में मतलब रुपी किस में अब कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डॉलर किस में कन्वर्ट होगा, रुपी में, और हमारी कंट्री में पैसा आएगा. समझ आई? दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ कि मतलब रुपी अब डॉलर किस में चेंज हो रहा है, रुपी में चेंज हो रहा है और हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है. मतलब एक्सपोर्ट्स, अगर बाहरली कंट्री हमारी कंट्री से कोई भी सामान मंगवाएंगे वो रुपी में देंगे, हमें डॉलर में नहीं देंगे. जब बाहरली कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी हमारे रुपी में करेंगे, ना कि डॉलर में करेंगे. डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सेम वही. इसके भी आपने कोई भी 4 पॉइंट लर्न करने हैं, पर पॉइंट्स की हेडिंग आपको सारी की सारी याद में रखनी है, पर 4 पॉइंट्स की आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन करनी है. हेडिंग शुड बी लर्न. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज में आता है और कौन कौन से डिमांड साइड पे आती है. 4 पॉइंट्स की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, पर हेडिंग जो है आपने सातों की सातों लर्न करनी है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पर नेशनल करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे होती हैं. उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसमें पहला क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन. हम इजीली किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो है, इट इम्प्लाई द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन द टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ईजिली हम लोग किसी भी कंट्री में
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट इजीली हम लोन ले सकते हैं। हेजिंग फंक्शन इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1 मार्क्स की डिफाइन भी आ जाती है। हेजिंग क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेजिंग फंक्शन प्रोवाइड करती है। वो क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या, किस चीज़ की प्रोटेक्शन, किस चीज़ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? वो जो रिस्क होता है, जो वेरिएशन आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, कभी करेंसी का बढ़ना, कभी करेंसी का कम होना, वो क्या कर देती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लॉक कर देती है फॉर द फ्यूचर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन फॉरेन करेंसीज में ना आए। ये इसका मतलब क्या होता है? हेजिंग फंक्शन। और ये हेजिंग फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरह से काम करती है, दैट इज स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है? जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एट अ स्पॉट, मतलब जो करंट ट्रांजेक्शन जो है, जो हैंडल करती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। जो एट अ सेम पीरियड, जो फ्यूचर में नहीं, जो डेली नेचर्स वाली जो होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉट मार्केट। इसमें हम लोग जो भी ट्रेड है फ्यूचर डिलीवरीज वाला नहीं लेते हैं। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच परवील एट द टाइम व्हेन द ट्रांजेक्शन आर मेड। जब भी मैं जो ट्रांजेक्शन मैं अभी कर रही हूँ, उस टाइम पे जो भी एक्सचेंज रेट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जो भी हैंडल की जाती है फॉर द फ्यूचर, करंट में नहीं, फ्यूचर में लिए जो की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। इसमें हम जो करंट बेसिस वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं लेंगे, फ्यूचर वाली ट्रांजेक्शन को ही कंसीडर करेंगे। और जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या है? द एक्सचेंज रेट एट विच द फॉरेन ट्रांजेक्शन आर टू बी ऑनर्ड, जो फ्यूचर में जो ऑनर्ड होने वाली है, ना कि करंट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our macro. So only in the syllabus we have left only one chapter, that is 13 chapter, India, Pakistan and China. After that we have completed our full syllabus. So we are going to I'm going to send you the question of this chapter that you are going to do in your fair notebook.